ये लोग यहाँ कब तक रहेंगे मनीषा? अपने पति परेश से बोली। ये लोग कौन लोग जिनके बारे में तुम बात कर रही हो? कोई और लोग नहीं वरना मेरे मम्मी पापा है। उनके लिए सम्मानित शब्द का प्रयोग करो। और रही जाने की बात तो वो क्यों जाएंगे? अपने बेटे बहू के पास रहने आए हैं, अब यही रहेंगे। मैं उन्हें उम्र के इस पड़ाव पे अकेला नहीं छोड़ सकता। उनके रहने से तुम्हें कोई परेशानी है? तुम मेरी परेशानी क्या समझोगी? तुम्हें तो अपने मम्मी पापा की चिंता है, मेरी थोड़ी ना है। मनीषा, मेरे मम्मी पापा क्या तुम्हारे कुछ नहीं लगते? और घर में उनके रहते तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ तो। मेरे लिए तो काम बढ़ गया है ना। 2 आदमियों का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, चाय तो हर 2 घंटे बाद चाहिए होती है। ना मुझे अपने लिए समय मिलता है, ना ही कहीं आ जा सकती हूँ। इन्हीं की सेवा में लगी रहूँ। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी नहीं है। मनीषा की बात सुनकर परेश अबाक रहकर बोला, मनीषा, आज तुमने मुझे बहुत निसाव किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मम्मी पापा को बोझ समझती हो, उन्हें आवासी मेहमान समझती हो। आज जिस जगह पे तुम मुझे देख रही हो, यही नन्ही सी मेहनत एवं त्याग का परिणाम है। यदि उन्होंने अब तब अपना सुख देखा होता और मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई होती तो क्या आज मैं तुम्हें इतने ऐशो आराम से रख पाता? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, सब सुख सब साधन है, जिसके लिए उनके रहने खाने तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? यदि तुम्हें ज़्यादा परेशानी है तो कुक लगा लो खाना बनाने के लिए, किंतु उन्हें तो मैं यही रखूँगा अपने साथ। मनीषा निरंतर हो गई। उस समय तो वो कुछ न बोली, किंतु उसकी शैतानी दिमाग बराबर चल रहा था कि इन बूढ़ों को कैसे यहाँ से भगाओ। वो कभी भी अपनी सास ससुर के ढंग से नहीं बोलती। खाना तो ऐसे देती मानो उस पर एहसान कर रही हो। कोई भी बात पूछने पर उल्टा जवाब देती। जब तक परेश घर में रहता तब तक वो सामान्य व्यवहार करती, किंतु उसके ऑफिस जाते ही वो उन्हें जली कोठी सुनाती। खाना जानबूझकर देर से देती ताकि वो परेशान हो। एक दिन सास सरिता जी ने कहा, मनीषा बेटा, खाना समय पर दे दिया करो। तुम्हारे ससुर जी को शुगर की बीमारी है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते और समय पर उन्हें दवा लेनी होती है। वह उन पे एकदम बिफर पड़ी, चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों से परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब भूख लगी रहती है। नाश्ता दो, खाना दो, बीच बीच में चाय दो। समझ नहीं आता बैठे बैठे बुढ़ापे में इतनी भूख कैसे लगती है? कैसे हजम कर लेते हैं आप इतना खाना? मैंने तो सुना था कि बुढ़ापे में खुराक कम हो जाती है, जहाँ तो सारा दिन खाने के ही ये चाहिए। सरिता जी सख्ते में आ गई। यह सब सुनकर वो चुप नहीं रही, सोचते अब क्या करूं? पति के खाने का समय कब से हो गया था, 2 बज रहे थे, कब दवा खाएंगे? तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। फिर वो बोले, अच्छा तो तुम आराम करो, मैं ही ले लेती हूँ खाना। कहकर जैसे रसोई की तरफ बढ़ी, मनीषा डहारते हुए बोली, खबरदार मम्मी जी, जो आपने रसोई में कदम रखा, यह मेरा घर है। हर जगह आपको जाने की अनुमति नहीं है। चुपचाप कमरे में जाओ, मैं लाता हूँ खाना। इतना पान होने पर उसकी आंखों से आंसू आ गए, किंतु अपने को सैयद कमरे में गई। भूख से व्याकुल राजीव जी बोले, आ गए खाना। मनीषा ला रही है, आधा घंटा हो गया, खाना नहीं आया। सरिता जी डर रही थी कि कहीं राजीव जी की शुगर डाउन न हो जाए। अपने अपमान को भूलकर वो बाहर आई तो देखा मनीषा आराम से बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी। उन्हें देखते ही बोली, फिर आ गई आप? थोड़ी देर ही सब्र नहीं होती? मनीषा, तुम्हारे ससुर की शुगर डाउन हो रही है, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी यदि तूने तुरंत खाना नहीं दिया तो। बड़बड़ाती हुई उठी और बोली, ला रही हूँ। वो वापस कमरे में गई। राजीव जी उन्हें खाली हाथ देख बोले, क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं लाती? वो बेवजह से दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी मनीषा 2 थाली ले आती है, पर ये क्या, थाली में केवल 1 सब्जी और 2 रोटी देख राजीव जी बोले, ये कैसा खाना है? दूसरी सब्जी नहीं, दही खाना हो तो खाली, बूढ़े नहीं, ये भी वापस ले जाऊंगी। वो मनीषा के मुंह से देखते रह गए, जैसे खाना गले से नहीं उतरा, और बोला, कल सुबह ही तैयारी कर लो चलने की, अब यहाँ नहीं रुकना। शाम को परेश को आने दो, मैं उसके टिकट कराने की बोलता हूँ। सरिता जी बोली, शांत हो जाओ, ऐसा करने से इन दोनों के बीच टकराव होगा। मैं नहीं चाहती अपने कारण इन दोनों के बीच मनमुटाव हो, अतः शांति से परेश से बात करते हैं। अभी आप दवा लेकर आराम करो, मैं परेश से बात कर लूँगी। परेश रात को लेट आया तो जैसे ही मम्मी पापा के पास जाने लगा, मनीषा ने रोक दिया और खाना खाकर सो गए। सुबह बात कर लेना, अभी तुम ही खाना खाओ। असल में उसने शाम को ही खाना ढंग से नहीं दिया था, सो उसे डर था कहीं परेश को बता न दे। सुबह परेश की मीटिंग के चक्कर में जल्दी निकलना पड़ा, सो वो सुबह भी
नहीं मिल पाया। शाम को जब वो आया तो सीधे उसने मिलने पहुंचा। उसकी मनोदशा उसे कुछ ठीक नहीं लगी। पूछने बोला, बेटा मन नहीं लग रहा है, तुम हमारा टिकट करा दो, हम आज ही निकल जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो आप, अभी आपका चेकअप होना बाकी है, फिर दवाइयाँ बदली जाएगी। पूरी ठीक हुए बिना भी आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, फिर आप भी स्वस्थ नहीं है, थोड़े दिन बाद आपको घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तभी पापा कुछ कहने जा ही रहे थे कि सरिता जी ने इशारा कर उन्हें रोक दिया। तभी कंपनी में 15 दिन के लिए उसे यूएस आने को बोला और उसे जाना पड़ा। अब तो मनीषा के मन की मुराद पूरी हो गई। वह जितना परेशान कर सकती थी उसने मम्मी पापा को किया। परेश के जाने के बाद वो पूर्ण रूप से निरंकुश हो गई थी। सारा दिन सहेलियों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, खाना नहीं बनाना, बाहर से कुछ भी लाकर खिला देती। कभी खाना बनाती तो उन्हें पूरा खाना नहीं देती। जब परेश लौट कर आया तो उसने देखा मम्मी पापा काफी परेशान लग रहे हैं, कमजोर से हो गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर में किस चीज की कमी नहीं है, फिर भी ऐसे कैसे हो गए। पूछने पर वो टाल गए और बोले, बेटा अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, सो तुम्हें हमें वापस भेज दो। ठीक है, सोचता हूँ, कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। तभी दो बासी रोटियां और थोड़ी सूखी सब्जी थाली में रखकर मम्मी पापा को खाना देने जा ही रही थी कि मनीषा की डोरबेल बजी। थालियां ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर रखकर वो दरवाजा खोलने गई। सामने परेश को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी हड़बड़ाहट से बोली, आप कैसे आ गए? उसकी हड़बड़ाहट देखकर वो समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। उसे एक तरफ करते हुए अंदर गया तो देखा टेबल पर थालियां। देखकर पूछा, ये क्या है, किसको दे रही हो? वो तो ऐसे ही रख दी थी थाली, जल्दीबाजी में कोई उत्तर नहीं सूझा। थालियां में बासी रोटी और सब्जी सजा कर रख रही थी। सच बोलो, ये किसे दे रही थी? कहते हुए परेश सीधा मम्मी पापा के कमरे में गए। देखकर वो हैरान रह गया। पापा भूख से परेशान होकर बैठे हैं, मम्मी भी पास बैठी परेशान थी। दोनों की आंखों आंसुओं से भरी थी। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? परेश की आवाज सुन दोनों चौंक गए। वो कुछ नहीं बोले। मम्मी पापा क्या बात है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? 1 बजने को है, आप भूखे बैठे हो। मनीषा यहाँ आओ, इन्हें अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? बस मैं ला ही रही थी, आप आ गए। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि वो 2 थालियां तुमने इनके लिए लगाई थी। परेश मनीषा के हाथ पकड़कर बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर रखी थालियां दिखाते हुए बोला, ये खाना तुम मम्मी पापा को देने जा रही थी? बोलो, ये तुमने उनके लिए लगाई थी ना? मनीषा चुप रही और उनके चिप्पे ने सच्चाई बोल दी। ये रूखी सूखी रोटियां, इतनी सब्जी, घर में खाना तो बना है, तो इनको क्या नहीं देती? ना ही रसेदार सब्जी, ना ही दही। मेरे पापा को दही के बिना निवाला नहीं खाते। क्यों किया ऐसा? कब से कर रही हो ये रूखी थाली? कब से तुम इन्हें दे रही हो? अब समझ में आया कि बार बार जाने को क्यों कह रहे हैं। पहले तो अभी देर से हो रही, तुम खाना ढंग से लगा कर जाओ, तुमसे तो बाद में बात करता हूँ। मनीषा खाना ला कर लाती है और वो लेकर मम्मी पापा के पास जाते हैं। खाना देकर वो उसे टूट पड़े। परेश उन्हें खाता देकर दुखी हो गया। कितने भूखे थे, कब से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। उनके खाने के बाद वो बोला, मम्मी ये सब कब से चल रहा था और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे इतना पराया कर दिया आपने। शांत हो जाओ बेटा, तुझे पराया कैसे कर सकते हो? तुम तो हमारे प्राण में बसते हो। बस बेटा, तेरे सुख के खातिर ही हम चुप थे, इसमें मेरा कौन सा सुख नहीं था? मम्मी पापा आप कैसे ऐसे खाना खाते रहे? बेटा, अपनी औलाद के भविष्य खातिर हमने चुप रहना ही उचित समझा। ये आप दोनों क्या कह रहे हो? मेरे भविष्य आपके खाने से, चुप रहने से क्या संबंध है? सच सच बताओ मम्मी, क्या बात है? तब मम्मी बोले, बेटा मनीषा ने हमें धमकाया था कि यदि हमने तुम्हें कुछ बताया तो वो कुछ भी कर लेगी, तो हम सबको जेल हो जाएगी, या फिर दहेज उत्पीड़न केस में हम सबको जेल भिजवा देगी। हमारा तो बुढ़ापा है बेटा, तुम्हारा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। हम यहाँ तुम्हारे पास रहने आए थे, ना कि तुम्हारे बीच झगड़े का कारण बनने और तुम्हारे गृहस्थी उजाड़ने। माफ़ करना बेटा, हम बहुत डर गए थे। ऐसा माहौल अपने परिवार में हमने कभी नहीं देखा, इसलिए हम बार बार तुमसे जानने की बात कर रहे थे, किंतु तुम भेजना ही नहीं चाहते थे और मनीषा हमें रखना ही नहीं चाहती थी। इसलिए वो हमें इस तरह से परेशान करे ताकि हम वापस लौट जाए। और वो पापा आपको चेकअप के लिए ले गई थी? नहीं बेटा, उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और बोला, बूढ़े कितने दिन जिएगा, क्या करेगा ज़्यादा जिकर, मरता क्यों नहीं, जो पीछा छूटे। सुनकर परेश का खून खौल उठा। वो जाकर मनीषा से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मनीषा? मैंने
तुम पे कितना भरोसा किया कि तुम मम्मी पापा को अच्छे से रख रही हो। मैं बेफिक्र था कि तुम कितना ख्याल रखती हो, क्योंकि जब भी पूछता तुम कहती खाना खा लिया, सो गए। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शैतानी दिमाग क्या क्या चल रहा है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं परेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी माफ़ी तो गलती की मिलती है। तुमने तो गुनाह किया है और गुनाह केवल सज़ा मिलती है जो तुम्हें मिल कर रहेगी। परेश प्लीज ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई। गलती तो हो गई, कितना छोटा शब्द है। मैंने उन्हें आराम से रहने के लिए बुलाया था। पापा की तबीयत खराब थी तो उनका इलाज करवाना चाहता था, किंतु तुमने उन्हें भर पेट खाना भी नहीं दिया। भूखे मारो, उन्हें धमकाया, प्रेरित किया। वो मेरे भविष्य खातिर सब सहन करते, कारण वो मेरे माता पिता है। कभी सपने हमारा बुरा नहीं सोच सकते। और तुमने क्या किया? परेश गुस्सा थूक, तुम्हें माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझसे माफी क्यों? गुनहगार तो तुम मम्मी पापा की हो, जिन्हें इस उम्र में इतना दुख दिया, अपमानित किया। माफी जाकर उनसे मांगो, किंतु अपने किए के साथ भुगतने को भी तैयार रहो। मैं तुम्हें घर से जाने की तो नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को दुख होगा। मैं उन्हें भी अपना माता पिता ही समझता हूँ। तुम्हारी करने की सजा उन्हीं को नहीं दूंगी। बेशक तुम इस घर में रहोगे, किंतु अब हमारा आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। हम एक ही घर में अजनबी की तरह रहेंगे। नहीं परेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। तुमने मुझे कहा था कि मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, तो सुनो, वो अब अस्थायी तौर पे यही रहेंगे। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। तभी उसके मम्मी पापा बाहर आ जाते हैं और परेश की बात सुन लेते हैं। वो परेश को समझाते हैं कि बेटा, बहू से ऐसे नहीं कहते, गलती इंसान से हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दो। पापा, दोषी तो वो आप लोग की है, माफ़ी तो आपसे मांगेगी। मनीषा मम्मी पापा से अपने किए की माफ़ी मांगती है। वे कहते हैं जो हुआ बहू से भूल जाओ, पर जीवन में याद रखने का बुढ़ापा सबको आता है। आज जो तुम कर्म करोगे वही आगे काटोगी। आज जिस अवस्था में हम हैं, कल इसी अवस्था में तुम भी आओगी। सोच कर देखो, यदि तुम्हारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पति पे तुम इतना हक जमा कर हमें दूर कर रही हो, उसे यहाँ तक पहुँचाने की हमने अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपना जीवन खपा दिया। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे निकले। खुशी खुशी अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके बेटे के सुख के लिए सोचा तो क्या आज हमारा इतना भी बेटे पे हक नहीं है कि कुछ दिन उसके साथ हंसी खुशी गुजार सके। हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया जो तुमने सोच लिया कि हम यहाँ नहीं रह सकते। मनीषा, तुम्हारे भी भाई है। कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे मम्मी के पापा के साथ यही कहानी दोहराएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शांत मन से सोचो बेटा, जो माँ बाप बच्चे का सहारा देकर इस योग्य बनाते हैं वो सुखमय जीवन जी सके तो उनसे बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद रखना गलत है क्या। बेटा, पारिवारिक मूल्य को समझो और परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना से हंसी खुशी रहो। देखो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। बड़ों के रहने की उस निष्ठा से परिवार का कभी अहित नहीं होता, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार फूलता फलता है। नई पीढ़ी में संस्कार अपने आप ही सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि जो अपने मम्मी पापा को करते बचपन से देखते हैं वही संस्कार कहीं गहरे उनके मन में बैठ जाते हैं। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा, ऐसा गलत व्यवहार करके तुमने अपने माता पिता की परवरिश को भी झूठा साबित कर उसे भी शर्मिंदगी कर दिया। बस इतना ही कहना है कि आगे तो तुम खुद समझदार हो। मनीषा सुर झुकाए खड़ी अपने किए हुए पछतावा पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले।